नमस्कार, मैं हरिदत्त स्टडी विद सक्सेस पॉइंट में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग शाम के टाइम जितने भी विगत में एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के मैं आता हूं और उस पर आपसे डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले आपको प्रश्न आपके सामने मैं देता हूं, आप अपने ज्ञान और तजुर्बे के आधार पर उसका उत्तर बताते हो, फिर उसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो 32वां सेट है वो सॉल्व कर रहे हैं और अमूमन जो हम लोगों के एक क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिनिमम 15 होते हैं और मैक्सिमम 18 के आसपास होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक औसत के आधार पर अगर हम लोग इसको निकालें और समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हम लोग ठीक ठाक प्रश्न जो है कि अब तक कर चुके हैं। अगर इसी प्रकार से हम लोग निरंतर काम करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों के पास अच्छे खासे प्रश्नों का एक कोष एकत्रित हो जाएगा और जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होने जाएंगे तो उस समय हमारे पास इतना ज्ञान और तजुर्बा होगा, हमारे तर्कस में इतना तीर होंगे कि हम लोग अच्छे से जो है कि उनको प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में होंगे। मैं अमूमन आपको ये भी बात बताता हूँ कि प्रश्न बहुत कम ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं, यानी प्रश्न आपको जहाँ से बने होते हैं वहीं से घुमा फिरा के प्रश्न आपको बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उससे हम व्याख्या अगर प्रश्नों को अगर आए और उसकी व्याख्या अच्छे से कर लें तो हम लोग इस पोजीशन में पहुँचेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर हम लोगों के पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपका प्रश्न है मैं शुरू करता हूँ और सभी बच्चों से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए और इसके बाद जो कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल को लाइक कर दें। आइए आज के प्रश्नों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं और आपके सामने आज प्रश्नों का उत्तर ये रहा। आज का पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? आज आपका पहला प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। यानी इसका मतलब है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की कब यात्रा की थी और उसको चर्चा आपको करके बताना है। करा कि 90वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें वर्ष, 26वें वर्ष। यानी आपको ये बताना है कि अशोक अपने शासनकाल के लुम्बिनी की यात्रा की चर्चा आपसे कर रहा और पूछ रहा है कि कौथे वर्ष किया था। तो जरा सभी लोग इसके बारे में सोचें और इसका उत्तर बताने की कोशिश करें। फिर इसकी उत्तर जब आपका आ जाएगा और एक पर्याप्त टाइम के बाद जो उत्तर आपका आ जाएगा तो इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि अशोक ने अपने इस यात्रा में कब कब कहाँ पर यात्रा किया था। तो सभी लोग इस प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए, फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो एक पर्याप्त टाइम आप सभी लोग ले लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि अपने ज्ञान के आधार पर बताने की कोशिश करिएगा। मतलब ये नहीं कि सामने वाला अगर बता रहा है तो धड़ल्ले से हम बताते चलें, क्योंकि ऐसे में गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और अगर आप गलती करोगे और गलती के समय अगर आप इसको बताओगे तो निश्चित रूप से जो है कि गलती करके अगर आप जो है कि गलती करोगे तो इसमें सीखोगे आप। तो किसी के कहने या किसी को अपने उत्तर सही करने के चक्कर में आज उत्तर गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अब आप लोगों का पर्याप्त टाइम मिल गया है। आइए ज़रा आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। जो अधिकांश उत्तर आए होंगे उसके आधार पर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का ये अगला प्रश्न इसका उत्तर क्या है। तो पहली बात अगर देखेंगे
तो अशोक जो है कि लुम्बिनी की जो यात्रा किया था अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किया था। अब अगर हम लोग अशोक की यात्रा की चर्चा करें, अशोक की यात्रा की अगर चर्चा किया जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अशोक की यात्रा जो है कि कई अपने राज्याभिषेक के अनेक वर्षों में उसने यात्रा किया था। कहाँ कहाँ किया था? पहली बात अगर आप देखोगे तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अगर हम लोग देखें तो यह बोध गया की यात्रा पर गया था, बोध गया की यात्रा पर किया था। इसके बाद अगर देखेंगे तो अपने शासनकाल के 14वें वर्ष अगर देखा जाए तो 14वें वर्ष में अगर देखा जाए तो वो कहाँ पर यात्रा किया था? निगाली सागर की यात्रा किया था, निगाली सागर की यात्रा किया था। और कनक मुनि का अगर आप देखेंगे तो उसने क्या किया था कि उसके चबूतरे का उसने दोगुना विस्तार करवाया था। तीसरी बात अगर देखेंगे तो उसमें जो है कि आपको 20वें वर्ष अगर हम लोग देखें तो 20वें वर्ष की जो यात्रा उसने किया था उसमें आप देखेंगे 20वें वर्ष जो यात्रा किया था, अगर इसमें हम लोग देखने की कोशिश करें तो उन्होंने क्या किया था? लुम्बिनी की यात्रा किया था, लुम्बिनी की यात्रा किया था। और उसमें आप देखेंगे कि चूंकि बुद्ध का ये जन्म स्थली थी, तो मैं आपको इसके पहले भी आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि जब यहाँ पर यात्रा इसने किया था तो इस समय इसने क्या किया था? जो भाग कर था, भाग कर उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। और इसके बाद देखेंगे जो बलि नामक धार्मिक कर था, धार्मिक जो कर था उसको उसने समाप्त कर दिया था। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया कि लुम्बिनी की यात्रा उसने कब से वर्ष किया था? 20वें वर्ष किया था। और उसने जो है कि इस कर को इसलिए माफ किया था कि वहाँ पर जो लुम्बिनी अभिलेख है या रुम्मनदेही अभिलेख है उसमें आप देखते हैं कि इस बात की चर्चा करता है और कहता है कि हिंदे बुद्धे जाति शाक्य मुनिति, यानी भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए यहाँ के भाग के कर को 1/6 से घटा के 1/8 करता हूँ और बलि नामक धार्मिक कर को समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी इतनी व्याख्या मैंने आपसे कर दिया और ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बार बार आपसे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते हैं और इसलिए ऐसे अगर व्याख्या आप करके रखोगे तो न तो कोई कन्फ्यूजन होगा, न तो प्रश्न की गलती होने की संभावना आपके पास होगी। तो इसका मतलब है आज के पहले प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? आज के पहले प्रश्न का जो सही उत्तर था वो सी था और उसमें आप देखेंगे कि 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा किया था। आइए आगे चलते हैं और आज के दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न बता रहा है कि 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित हैं। यानी अगर इसको हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का जब मैं आपको थ्योरी का क्लास कभी लूँगा तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा और 16 महाजनपदों की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। उसमें से पूछ रहा है आपसे कि कितने ऐसे महाजनपद थे जो गंगा घाटी में थे। पहला ऑप्शन दे रहा है 8, 9, 10 और 11। तो जरा सभी लोग इसको सोचें और इसको आप देखेंगे कि इसमें कितने ऐसे थे जो गंगा घाटी में नहीं थे या उसके बाहर थे और कितने ऐसे थे जो गंगा घाटी में हैं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। सभी लोग जो है कि जब इसका उत्तर बता देंगे तो इसकी व्याख्या करके मैं आपको इसकी चर्चा करके आपको बताऊंगा। तो सभी लोग इसका बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पर्याप्त टाइम ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से सोच के समझ के आप लोग को उत्तर दीजिए ताकि प्रश्न गलत ना हो। और अगर गलत हो भी जाता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसकी व्याख्या करूंगा तो आपकी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। और मैं बार बार अपने बच्चों से कहता कि आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए, क्योंकि कमेंट लिखेंगे तो उससे जो है कि थोड़ा सा ये मिलता है कि बच्चे क्या इस क्लास के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए और इसका उत्तर बताइए, फिर मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कदापि मत भूलिए। हाँ, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद सक्सेस पॉइंट के नाम से, उसमें भी आप जुड़ें, चूँकि क्लास वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसमें कुल 9 ऐसे स्टेट थे, मतलब महाजनपद थे जो गंगा घाटी के अंदर थे। तो अगर 16 महाजनपदों की चर्चा मैं आपसे करूं, 16 महाजनपदों की चर्चा अगर आपसे करूं और आपके बताने को कोशिश करूं, तो पहली बात आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण बात जो आपको दिख रही है, तो उसमें पहली बात ये आप देखते हैं कि इसका जो उल्लेख है वो एक बौद्ध ग्रंथ जो है, ग्रंथ जिसको हम अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं, अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों का चर्चा की गई है। वैसे तो आपको बहुत ऐसे साहित्य मिलेंगे जहाँ पर इनके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन सबसे अथेंटिक और मानक 16 महाजनपदों की जो सूची दी गई है वो अंगुत्तर निकाय को पूछा गया है। कभी कभी आपको जैन ग्रंथ भी पूछ लेता है कि कौन सा जैन ग्रंथ था जिसमें जो है कि आपसे पूछा गया था कि उसमें 16 महाजनपदों का चर्चा की गया है। लगभग इसी के समान है, इक्का दुक्का जनपद में इसमें परिवर्तन है। तो आप कहेंगे भगवती सूत्र में अगर देखा जाए तो इसका क्या है कि मानक जो है कि उसको मानते हैं। अब दूसरा प्रश्न अगर हम लोग देखें और इसमें समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि उधर कांधार और इसके बाद जो है कि कंबोज से लेकर के मत्स्य विराटनगर से के अवंत से लेकर के, और इसके बाद आप देखेंगे कि अस्मक तक ऐसे राज्य थे जो गंगा घाटी में नहीं थे। और इसके बाद जब मैं आपको फोडस महाजनपद पढ़ाऊंगा तो फोडस महाजनपद को पढ़ाते समय उसके बारे में चर्चा करके आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ पर स्थित थे, उसके लोकेशन की भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, ताकि अगर ऐसे प्रश्न कभी आपसे पूछे तो आप उसका अच्छे से कर पाए। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या है। आज का तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। तो उसमें आपसे यानी जो पाटलिपुत्र राजधानी जो उस समय फोडस महाजनपद में आगे चल कर के आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र एक प्रमुख राजधानी के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो उसमें पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। बिंबिसार था, उदयनभद्र था, अजातशत्रु था, इसके बाद जो एक शिशुनाग था। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए और सभी लोग इसके बारे में आप हमको बताएं कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करें कि इसका उत्तर क्या है। इत्मीनान से बताइए, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप अगर इत्मीनान से उत्तर बताएंगे, सोच समझ के उत्तर बताएंगे, तो गलती होने की संभावना नहीं के बराबर आपकी होगी और यहाँ आपको सीखने का बेहतरीन एक मौका आपको मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताइए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए आइए इसकी मैं व्याख्या करके आपको बताता हूं, क्योंकि जितने लोगों का उत्तर आना चाहिए इसमें कुछ है नहीं, एक सामान्य सा प्रश्न आपका है और इसमें अगर कोई इतिहास का स्टूडेंट होगा तो निश्चित रूप से इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास उसको मिलेगा। आइए देखते हैं कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। कह रहा कि बिंबिसार, उदयनभद्र, अजातशत्रु या शिशुनाग। अगर इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या है, उदयनभद्र था। और इसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र की इसने क्या किया था, स्थापना किया था। पाटलिपुत्र का इसने क्या क्या की स्थापना किया था। और यहीं से आप देखेंगे पाटलि जो पुत्र है इसकी स्थापना इसने किया था। और इसके बाद देखेंगे कि यही कालांतर में चल करके राजधानी के रूप में होता है। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नदियों के संगम पर स्थित था और इस प्रकार से नदियों के
संगम पर स्थित था और न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि व्यापारी के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से आप देखेंगे, व्यापार और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान था। जहाँ तक बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में देखेंगे तो इस दोनों के काल में जो राजधानी थी वो राजगृह या गृहव्रज की वर्ता की चर्चा हम लोग करते हैं और देखते हैं कि अजातशत्रु ने अवंत के शासक प्रद्योत की डर से इसका दुर्गीकरण करवाया था। तो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? अजातशत्रु ने कराया था। शिशुनाग अगर देखेंगे तो कुछ इसके समय में आप देखेंगे कि कुछ देर के लिए वैशाली इसकी राजधानी थी, क्योंकि जब आपको शिशुनाग राजवंश पढ़ाऊंगा तो उस समय चर्चा करके आपको बताऊंगा कि शिशुनाग जो है कि वैशाली की एक नगर शोभनी संतान का पुत्र था और यही कारण है कि वैशाली से इसका विशेष लगाव था। तो कुछ समय इसके शासनकाल में वैशाली भी इसकी राजधानी यानी मगध की राजधानी रही थी। और इसके बाद देखेंगे तो अवंती राज्य को अपने साम्राज्य में विलय करने का श्रेय शिशुनाग को ही जाता है। तो इस प्रकार से अगर कभी भी सवाल आपसे ऐसे पूछेगा तो अगर ऐसे व्याख्या आप करने में सक्षम अगर होते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न गलती होने की संभावनाएं नहीं होगी। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के चौथे प्रश्न पर देखते हैं और देखते हैं कि आज का चौथा प्रश्न हमसे क्या कर रहा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। सही और सटीक उत्तर क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपसे पूछ रहा कि कथन में कह रहा है कि सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है और आर कह रहा कि सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। तो आपको ये बताना है कि सांची कला में बुद्ध के जीवन के दृश्य का अंकन हुआ है और इसके बाद जो है कि सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। अब कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कह रहा है कि आर ए दोनों सही है किंतु उसकी सही व्याख्या नहीं है। कह रहा है कि सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए कि इसका सही उत्तर क्या है। सोच समझ के आप लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करें कि इसका सही उत्तर क्या है। फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं कि इसकी सही व्याख्या क्या है। सभी लोग बताते रहें, सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से देखें और प्रश्नों को अच्छे से देख करके उसका उत्तर दें ताकि हम लोग एक सही और सटीक उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाएं। ठीक है, तो सभी लोग इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं। मेरा ख्याल है कि जितने लोगों का उत्तर आना चाहिए वो उत्तर हम लोगों के पास मिल गया होगा। आइए जरा देखते हैं कि इसका क्या सही उत्तर है। पहली बात अगर देखा जाए तो सांची कला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन हुआ है, तो इसका मतलब कि जब सांची स्तूप की चर्चा आप करेंगे, यानी जो सांची स्तूप है, तो सांची स्तूप की चर्चा आप करेंगे तो सांची स्तूप में अगर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से इसको देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात हमको समझ में आती है उसमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ के कंडीशन में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ के बुद्ध से संबंधित अनेक प्रकार से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो अनेक प्रकार के उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है और अनेक प्रकार जब हम लोग सांची स्तूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा हम लोग करके वहाँ पर देखेंगे। दूसरी तरह के सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था, यानी इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत है और सांची के बुद्ध के जीवन से कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ तक कि आप देखेंगे जब अवंती का शासक प्रद्योत उनको बुलाएगा तो वहाँ पर भी वो जाने में अपने आप को अक्षम पाएंगे और वहाँ के शासक प्रद्योत से कहते हैं कि अब मेरी उम्र जो है कि बिल्कुल ढल चुकी है। एक जैसे पुरानी गाड़ी होती है, जैसे उसको बांध बूझ के काम चलाते हैं, तो वैसे मेरा काम चल रहा है, तो वहाँ पर वो जाते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि उनके जीवन से कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ए सही
आर गलत है। इसमें आपका जो उत्तर होगा ए सही और आर गलत है, अर्थात सी उत्तर इसका सही होगा। तो आज के चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर आपको मिला है वो आपको सी मिला है। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के पांचवें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया। यानी इसका मतलब है कि इसमें आपको जितने भी यूरोपीय कंट्री के लेखक हैं उसमें आपसे पूछा गया है और कहा गया है कि किसने कहा कि 6 लाख की सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण जम्बू द्वीप को क्या कर दिया था, रौंद डाला है। उसमें कह रहा कि ए जस्टिन, बी कह रहा है आपसे स्ट्रैबो, सी कह रहा है प्लूटार्क, डी कह रहा है डायमेकस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने इस बात की चर्चा किया है और इस बात की चर्चा करके बताने का प्रयास किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 6 लाख की एक विशाल सेना लेकर के संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद डाला है। तो सभी लोग इसको सोचिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और आपको क्या क्या इसके बारे में चर्चा करनी है और इसके बारे में और क्या आपको जानने की आवश्यकता है। तो सभी लोग इसका उत्तर बताइए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सभी लोग उत्तर बताइए, सभी लोग तेजी से उत्तर बताएं सभी लोग, ताकि इसका जो है कि मैं उत्तर आपको बता पाऊँ कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। इसका मतलब है कि अब जितने लोगों का उत्तर आना होगा सबका उत्तर आ गया होगा। अब आइए जरा इसके बारे में व्याख्या मैं करता हूँ और आपको बताता हूँ। स्वाभाविक चीज़ है कि जब हम लोग सिकंदर को पढ़ते हैं तो सिकंदर को पढ़ने के बाद आप देखेंगे सिकंदर जब भारत के ऊपर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण के बाद इसके साथ अनेक इतिहासकार आए थे और इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की जाती है और यहाँ के मिले साक्ष्यों के आधार पर अनेक लेखकों ने अपने अपनी चर्चा या अपने अपने विचार को प्रकट किया है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अनेक इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से नहीं बल्कि सैंड्रोकोप्टास के नाम से मिलेगा। और उसमें जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि सारे के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये नाम किसने किसको क्या दिया था उसकी भी व्याख्या उस समय करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब कह रहा कि इसने किसने कहा था, तो प्लूटार्क ने इस बात की चर्चा किया है कि क्या किया था कि उसने कहा कि इसने 6 लाख की विशाल सेना लेकर के विशाल सेना के साथ इसने क्या किया था, जम्बू जो द्वीप है उस जम्बू द्वीप को इसने रौंद डाला है। अब इसका मतलब ये है कि इसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा कि बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका आज के 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था, प्लूटार्क था। आगे हम लोग जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो इसने किसने किसने क्या कहा था, इसमें सारी बातों की चर्चा हम लोग स्ट्रैबो से लेकर के प्लिनी से लेकर के डायमेकस से लेकर के इन सारे लोगों की चर्चा हम लोग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का अपना अपना क्या विचार है। आइए जरा आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि आज का 6वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही और सटीक उत्तर क्या है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। अब आप बताइए कि मैं 50 बार कह चुका हूँ कि देखिए कि यहाँ से सवाल आपके कई बार आपसे पूछे गए हैं और देखिए कि आज फिर वही सवाल आपसे पूछा और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो शास्य था, सुविजाक था, पुष्यगुप्त वैश्य था, राधागुप्त था। तो आपको बताना है किसके काल में, अशोक के काल में। ध्यान देना है, अशोक के काल में आपसे पूछ रहा है तो आपको ये बताना कि अशोक के काल में जो सुदर्शन झील की चर्चा मैं बार बार आपसे किया हूँ और उसके जूनागढ़ अभिलेख में
जो चर्चा की गई है वहीं से प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसको देख करके बताना है कि इसमें जो है कि अशोक के शासनकाल का सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, इसको आपको बताना है और उसके बारे में आपको सोचना है। तो ज़रा अपने प्रश्न को आप देखिए और उसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। मेरा ख्याल है कि किसी के प्रश्न में गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूं और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो पर्याप्त समय लेकर के आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश मुझको करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर क्या है। हो गया यहाँ तक सबका? मेरा ख्याल है कि सबका उत्तर आ गया होगा और अब समय आ गया है कि मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर क्या है। पहली बात अगर देखेंगे तो जब मैं आपको इसके पहले आपको बताया था तो मैंने कहा कि सुदर्शन झील की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आप देखेंगे कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में आप देखेंगे कि सबकी चर्चा इसमें की गई है और इसमें 4 शासकों के बारे में चर्चा किया गया है। कौन कौन किया गया है? पहला तो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा जो है कि आपका है अशोक। तीसरा है रुद्रदामन और चौथा है आपका स्कंदगुप्त। अब आइए जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था और इसमें आप देखेंगे जो पुष्यगुप्त वैश्य है, पुष्यगुप्त वैश्य, और इसी ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसके बाद देखेंगे कि आगे चल करके जब अशोक का काल आता है तो इसके काल में आकर के सुदर्शन झील को मरम्मत कराने की नौबत आ गई। इसका मतलब कि उसके काल में आप देखेंगे तुशाश नामक एक इसका गवर्नर था, तुशाश नामक एक गवर्नर था। उसने क्या किया कि इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराने की कोशिश किया था। तीसरी बात अब देखेंगे कि जब रुद्रदामन का काल आया तो फिर इस झील में एक दरार उत्पन्न हो गई और जब उसमें जो है कि उसको क्षति पहुंची थी तो उसने क्या किया था कि सुविशाख को इसके लिए नियुक्त किया और इसके बाद आप देखेंगे कि इसने इसकी मरम्मत कराई थी। चौथा आप देखेंगे कि जब स्कंदगुप्त के काल में फिर से एक बार इसमें समस्या उत्पन्न हुई और इसको पर्णदत्त ने इसको क्या किया कि इसको सही कराया। अब इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। कभी आपको क्या करते हैं कि ये चारों शासक दे देंगे, मिलाने के लिए दे देंगे, कभी सिंगल में आपसे पूछ लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सवाल अगर अब आए तो हमारे जो है कि प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और इसके बारे में आपको ध्यान दे करके और सारी चीज़ों की चर्चा आपको करनी है ताकि जो है कि आप अपने उत्तर को बेहतरीन ढंग से आप ले करके चलें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ मैंने व्याख्या आपको कर दिया। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आज के 7वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 7वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि अब हम लोग आ गए हैं मिडवल में और आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है। आपसे पूछ रहा है कि बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। आपसे क्या पूछ रहा है? अष्टभुजी मकबरे की चर्चा आपसे कर रहे हैं। कौन सा भाई? अष्टभुजी मकबरा। तो इसके पहले भी एक सवाल ऐसा आया था और उसके बारे में मैंने आपको व्याख्या करके आपको बताया था। तो ज़रा एक बार आप देखिए कि आपका ज्ञान इसमें क्या कह रहा है और इसका सबसे सटीक और इससे सही उत्तर इसका क्या है। ज़रा मुझको इसका उत्तर आप बताने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा। एक पर्याप्त टाइम ले लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नहीं है और उस पर्याप्त टाइम के आधार पर आप इसको देखने
समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सभी लोग इसको बताने की कोशिश करें, सभी लोग। मेरा ख्याल है कि जितने लोगों को उत्तर देना चाहिए, आप लोगों का उत्तर अपर्याप्त आ चुका होगा और किसी प्रकार की अब हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए जरा इस बात की चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि इसका सटीक उत्तर क्या है। याद करिए कि जब इसके पहले मैं आपको इस ऐसे प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहा था तो वो आपसे पूछा था खान ए तेलंगानी का मकबरा। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, तेलंगानी का मकबरा की चर्चा मैंने आपसे उस समय किया था और उसमें आपने देखा था कि मैंने कहा कि जब हम लोग फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो कि खान ए तेलंगानी उसके सबसे शक्तिशाली वजीरों में से एक था, उसकी चर्चा हम लोग वहाँ पर करेंगे। और दक्षिण भारत का एक व्यक्ति था जिसको वजीर के पद पर फिरोज शाह तुगलक ने, हिंदू था, बाद में इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, तो उसको वजीर के पद पर उसने नियुक्त किया था। अब माजरा ये है कि इसका एक पुत्र था जिसका नाम था खान ए जौना शाह। खान ए जौना शाह इसका नाम था और इसी ने क्या किया था कि इस खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण कराया था। और इसमें आप देखेंगे कि पहली बार आप देखेंगे कि अष्टभुजी मकबरे के रूप में इसकी चर्चा की जाती है। यहीं से आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी के मकबरे में इस बात की सूचना हमको मिलती है। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि सिकंदर लोदी के मकबरे का पूर्वगामी कौन सा था, तो आप कहेंगे खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। कैसे? क्योंकि पहली बार आप देखेंगे कि इनके पहले था और उसमें आप देखेंगे कि एक पूर्वगामी के रूप में काम करके इसने क्या किया था, इसको निर्माण करने की कोशिश की थी। और यहीं से आप देखेंगे कि व्यापक पैमाने पर अष्टभुजी मकबरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो आज के 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपको सिकंदर लोदी था। आइए जरा आपको आगे लेके चलता हूँ और आज के 8वें प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 8वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सही उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था। कह रहा है कि बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय तृतीय, देवराय फर्स्ट। अब आपको ये बताना है कि तुर्क धर्मधारियों को, वो कौन विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसने तुर्क धर्मधारियों को अपनी सेना में शामिल किया था। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर आप लोग बताइए, फिर इसके बाद इसका उत्तर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बार ये उत्तर हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य से यात्रियों के बारे में पूछा गया है, लेकिन शासकों के बारे में संभवतः पहली बार आपका प्रश्न मेरे सामने हम लोगों को आ रहा है। तो जरा सावधानी से इसको आप लोग देखिए और इसको बताइए, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है और उसमें आपको मैं व्याख्या करके इसके बारे में बताऊंगा, ताकि अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपको आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सेशन को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। सभी लोग हो गया यहाँ तक सभी का? मेरा ख्याल है कि सभी लोगों का, जितने लोगों का उत्तर अगर देना होगा तो वो लोग यहाँ पर आ गए होंगे और इसके बाद जो है कि आपका उत्तर आ गया होगा। आइए मैं इसके बारे में व्याख्या आपको करके बताता हूँ। अगर हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य, अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के एक प्रमुख साम्राज्य के रूप में था। जब हम लोग बाबर को पढ़ेंगे तो बाबर जो है कि इसके राज्य के बारे में चर्चा करता है, यानी जो दो काफिर राज्य थे उसमें एक राणा सांगा का था, एक कृष्णदेव राय का था। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें किस बात इसका उत्तर क्या है। कह रहा है कि तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्त किया था।
तो इसमें देवराय प्रथम के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसने जो है कि आप देखेंगे कि इसने अपने सैनिकों के रूप में तुर्क धनुर्धारियों के रूप में इसने शामिल किया था। आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें आपको मिली हैं। पहली बात यह है कि आपने देख लिया कि तुर्कों को क्या किया था कि अपनी सेना में शामिल किया, और उसमें से आप देखेंगे कि जो धनुषधारी थे उस धनुषधारियों को अगर आप देखेंगे तो चूंकि वो अपने धनुष के माध्यम से तेजी से तीर चलाते थे इसलिए उनको शामिल किया था। इन्हीं के काल में आप देखेंगे कि जो है कि निकोली कोंटी जो था वो आप देखेंगे कि भारत की यात्रा किया था और विजयनगर को बीजन गोलिया के नाम से इसने पुकारा था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इसने क्या किया था, तुंगभद्रा जो नदी थी उस पर इसने हरिद्रा बांध का इसने निर्माण करवाया था। कई बार सवाल आपसे पूछा गया है, इसने क्या किया था कि विजयनगर राजधानी जो थी उसकी चहार दीवारी भी करवाया था, दीवारी का भी इसने निर्माण कराया था। इसके बाद देखा जाए तो इसी के दरबार में श्रीनिवास स्थान करते थे, श्रीनाथ एक विद्वान थे, निवास करते थे, जो हरिविलासम नामक एक साहित्य थी। हरिविलासम जो है कि आप देखेंगे एक साहित्य थी, उसकी उन्होंने रचना किया था। तो यानी इसका मतलब है कि देवराय जो फर्स्ट है उसके बारे में 4-5 प्रकार से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको करके उसके विस्तार से आपको बता दिया कि इतने सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं तुर्क धनुर्धारियों का, निकोली कोंटी का, तुंगभद्रा के हरिद्रा बांध का, श्रीनाथ निवास करते थे, हरिविलासम की रचना किए थे। तो ऐसे पूछ सकता है कि किसके दरबार में श्रीनाथ निवास करते थे, तो कौन करता था, हरिविलासम जिसकी रचना है और वो यहाँ पर निवास करते थे। तो आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 8वें प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं और 9वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 9वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। अब देखिए आ भी गए, आइए जरा देखते हैं कि यात्री आ गए फिर से एक बार। कह रहा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाली कौन थे। यानी इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि कौन कौन इसमें पुर्तगाली थे। पहला करा कि निकोली कोंटी, दूसरा करा कि अब्दुल रज्जाक, तीसरा करा डोमिंगो पेस और चौथा करा फर्नांडो नूनोज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन क्या थे, कौन पुर्तगाली थे। ध्यान देना है, पुर्तगालियों की चर्चा आपसे कर रहा है तो आपको पुर्तगाली यात्री इसमें से पकड़ना है कि कौन कौन पुर्तगाली थे। जो अगर वैसे मुझे लग रहा है कि अगर आपको इसका उत्तर होगा, पता होगा, तो आप निश्चित बता देंगे, क्योंकि और इसमें कोई घाँच पाँच है नहीं। यानी आपको अगर आप देखेंगे कि अगर यात्रियों का मूल निवास अगर पता होगा तो वैसे भी उत्तर आसान दिख रहा है ये। तो अगर सभी लोग इसके बारे में सोचिए और सभी लोग इसके बारे में सोच करके और मुझे अपने उत्तर देने की कोशिश करिए, और इसके बाद इसकी मैं व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। पर्याप्त टाइम ले लीजिए, टाइम की कोई कमी नहीं है, इत्मीनान से करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, क्योंकि अगर आप आराम से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा परफॉर्मेंस या स्कोर करेंगे। तो सभी लोग इसको बताने की कोशिश करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। जल्दी करिए सभी लोग, जल्दी करिए। मेरा ख्याल है कि अब उत्तर आ गया होगा, जितना उत्तर आपका आना होगा वो आ गया होगा। आइए जरा इसकी व्याख्या करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या है। पहली बात मैं आपको बस इतना बता दूं कि पहली बात आपको देखेंगे तो निकोली कोंटी क्या था, इटालियन यात्री था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अब्दुल रज्जाक क्या था, फारस का रहने वाला था। तो इसका मतलब है अब आप अगर इतना भी जानते रहेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। डोमिंगो पीज और फर्नांडो नूनेज अगर इसको देखा जाए तो ये कौन थे, ये दोनों पुर्तगाली थे और इनका पीरियड अगर आप देखोगे तो 1535 से लेकर के और 37 के काल में ये था। अब स्वाभाविक सी चीज़ है कि दोनों पुर्तगाली थे,
वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये मुख्यतः तो आया था अच्युत देव राय के शासनकाल में, अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था, जो कि कृष्णदेव राय का भाई था, उसके काल में आया था और यहाँ के समृद्धि के बारे में चर्चा आपसे करता है। लेकिन हमसे पूछा कि पुर्तगाली मूल का, तो पुर्तगाली मूल का यहूदी था ये। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 और 4 क्या थे, मूलतः पुर्तगाली थे, ये फारसी था, ये क्या था, इटालियन यात्री था। अब 3 और 4 कहीं पर दिया होगा तो आप उसको कर दीजिए, इसका उत्तर क्या है, 20 सही है। तो आपने देखा कि अगर आप यात्री को अगर आप जानते हैं तो आप उसका सबसे सटीक और सही उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 10वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 10वां प्रश्न क्या आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। आपको भी देखिए विजयनगर साम्राज्य आपका पीछा छोड़ नहीं रहा। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अमरम शब्द का अर्थ क्या है। ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, सैनिकों को दिया गया अनुदान, विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान, विधवाओं और निर्धन को दिया गया दान। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। जरा इसको आप बताइए, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। जब विजयनगर साम्राज्य की चर्चा मैं करूँगा ना, जब पढ़ाऊँगा थ्योरी में, तो ये सब सारी चीज़ आपको अमरम, अयंकर, नायंकर सारी व्यवस्था मिलेगी आपको। और वहाँ पर इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप अगर एक बार हिस्ट्री कायदे से पढ़ लिए मुझसे, तो प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो आइए जरा इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। पहली बात यह है कि अमरम शब्द की अगर चर्चा हम लोग करें तो जो सैनिक होते थे या जो कमांडर हुआ करते थे, उनको जो है कि करमुक्त जो है कि भूमियाँ, इनको क्या करते, करमुक्त जो भूमि, करमुक्त क्या कह लो कि इनकी सेवा के बदले क्या करते थे, इनकी सेवा के बदले आप कह लीजिए कि सेवा के बदले इनको क्या मिलती थी, भूमि मिलती थी। और वहाँ से मिलने वाला जो राजस्व था उसी को वो प्राप्त करके, यानी एक प्रकार से आप देखेंगे कि वेतन के रूप में आपको यूज किया जाता था। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब ये है कि किसको मिलती थी, सैनिकों को मिलती थी। तो जो सैनिकों को भूमि मिलती थी उसी को हम अमरम के नाम से जानते थे, यानी भूमि का टुकड़ा। और उसमें देखेंगे कि लगभग 200 ऐसे क्षेत्रों की चर्चा विजयनगर साम्राज्य में और उसके भूराजस्व व्यवस्था में की जाती थी। तो हमसे बस अभी आपसे इतने पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या था। तो आप कहेंगे कि जो सैनिकों को अनुदान दिया जाता था, जो उनके कार्य के बदले भूमि आपको मिलती थी, उसी को आप देखेंगे कि हम अमरम व्यवस्था के नाम से या अमरम के नाम से जानते थे। इसका मतलब है कि आज के 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको आपने देखा था, उसका सही उत्तर क्या है, उसका सही उत्तर आपका बी था। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 11वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। यानी अभी भी हम मिडवल में ही हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सूफी कृतियों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी। अवारिक उल मवारिफ, कशफक उल महजूब, रिसाला एक कुसैरिया और किताब उल लुमा। तो जरा सभी लोग इसकी चर्चा करें और इसके बारे में जो है कि सभी लोग इसको देखें और देखने के बाद आप देखिए कि इसका सही उत्तर क्या है। और इसमें जो है कि आपको थोड़ा सा ये जटिल सवाल है तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात क्या है कि 11वीं शताब्दी में आपको रचना रची गई थी और ये सारी जो पुस्तकें हैं वो सूफियों की पुस्तक आपको मिल रही है। ठीक है, तो जरा सभी लोग आप इसको उत्तर प्रश्न को देखिए और उसको बताइए कि इसका सटीक और सही उत्तर क्या है। आपको अभी मैं इसके बारे में व्याख्या करके बताता हूँ, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा जटिल किस्म का है और चूंकि सूफी वैसे भी जटिल होते हैं, तो आज मुझे लगता है कि संभवतः आप लोग सटीक जो उत्तर अगर आप इसका देंगे तो अच्छे तरीके से आप उत्तर कर सकते हैं। अगर आपका डीप नॉलेज नहीं होगा तो ये प्रश्न आपके गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ज़रा सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करें, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ।
मेरा ख्याल है कि यहाँ तक उत्तर अगर आप देखा जाए तो अब आप लोगों का उत्तर पर्याप्त मात्रा में आ गया होगा, और इसमें हम देखते हैं कि इसका सबसे सटीक उत्तर क्या है। पहली बात अगर देखेंगे, कशफ उल महजूब जो था वो एक जो है कि आप देखेंगे कि सूफी संत थे। इसका सटीक उत्तर क्या है, यह क्या है, 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, इसकी रचना हुई थी। और मैंने कहा कि कशफ उल महजूब की अगर हम चर्चा करें, महजूब की, तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी रचना की गई थी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किसकी थी, अली हुजबैरी की थी, जो है कि अली हुजबैरी एक सूफी संत थे। अली हुजबैरी जो है, बैरी जो आप देखेंगे कि इनकी जो रचना थी वो कशफ उल महजूब के नाम से, ये कौन से, एक सूफी संत थे, और उस सूफी पर सूफी संत थे, और सूफी पर सूफीवाद पर एक रची गई रचना थी, और वो एक विशेष प्रकार के फिरके की चर्चा उसमें की जाती है। और उसमें व्याख्या के रूप में उन्होंने, अली हुजबैरी ने 11वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया थे, कशफ उल महजूब की रचना किया था। तो आइए जरा आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सब सारी साहित्यों की भी रचना हम लोग आगे चलेंगे, तो अब जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करके मैं देखूंगा और उसको आपको बताऊंगा। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 12वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 12वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और उसका सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, यानी निम्नलिखित में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द और अमीर खुसरो। तो जरा सभी लोग इसको आप बताने की कोशिश करिए और हमको बताइए कि कौन सा सूफी संत था जिसने भारत को क्या कहा था, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। जब इसको मैं पढ़ाता हूँ तो उसकी भी चर्चा करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इस बात की रचना किया था। चलिए सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए, सभी लोग इसका उत्तर बताइए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। मुझे लग रहा है कि पर्याप्त रूप में आप लोगों का उत्तर आ गया होगा, क्योंकि इतने टाइम आपको दे देता हूं कि आप अपने ज्ञान को तराशने की कोशिश किया करिए और तराशने की कोशिश करिए और मुझको फिर बताइए कि इसका सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। इसमें जो सबसे सटीक उत्तर आप इसमें देखेंगे तो अमीर खुसरो हैं। जब मैं आपको मुगल काल पढ़ाऊँगा तो मुगल काल को पढ़ाते समय गर बरुवे फिरदौस जमी अस्त हमी अस्त यूँ हमी अस्त यूँ हमी अस्त, यानी ये कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो वो ये यही है, वो यही है, वो यही है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जहांगीर जो है कि इसको, जो कश्मीर की बात है वहाँ पर चर्चा करता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इनके बारे में चर्चा मैं करूँगा तो बाद में आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो वाक्य था उसमें देखेंगे शाहजहाँ के काल में भी आप देखेंगे कि चर्चा इसकी की जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कश्मीर के बारे में टिप्पणी इस प्रकार की जाती है और उसमें आपसे भारत के स्वर्ग के बारे में चर्चा, जब आपको सूफी संत पढ़ाऊँगा तो उस समय बाबा फरीद से लेकर के निजामुद्दीन औलिया के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और चूँकि भारत की राष्ट्रीयता के बारे में पहली बार विस्तार से जो चर्चा है वो अमीर खुसरो साहब ही करते हैं, और यही कारण कि इरफान हबीब साहब इनको भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवियों के रूप में, यानी जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद, तो एक प्रकार से भारत के जो भौगोलिक विस्तार और उसकी महत्वपूर्ण बातों को जिस प्रकार से अमीर खुसरो इसकी चर्चा करते हैं, तो इरफान हबीब ये मान के चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय लेखकों में से या भारत की राष्ट्रीयता को उजागर करने में इनको अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वास्तव में एक बहुत योग्य व्यक्ति थे और जिन्होंने भारत के बारे में विस्तार से बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। ज़रूरत इस बात की है कि अमीर खुसरो पर भी रिसर्च हो और उस पर जो है कि उनके जो है कि चूँकि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे तो उस पर जो है कि उन पर रिसर्च होनी चाहिए और उनके जो साहित्य हैं और उनकी जो सोच है उस पर भी लिखा पढ़ा जाना चाहिए, ताकि इनके जो है कि गहराई को हम लोग समझने में सफल रहें। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के
13वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज का 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है और उसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहे कि 1946 ईस्वी का नौसेना विद्रोह जो है कि किस पोत पर शुरू किया गया था, INS विराट पर, INS क्राउन पर, INS तलवार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस जहाज पर इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको जरा आप लोग उत्तर बताने की कोशिश करिए कि किस पोत से 1946 का जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था वो शुरू हुआ था। सारे पोत का नाम आपको दिया गया है और इन पोतों के आधार पर आप लोग अपना उत्तर बताने की कोशिश करिए, ताकि इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है और इसकी क्या खासियत थी और कैसे कैसे इसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। तो सभी लोग तेजी से उत्तर देने की कोशिश करिए, सभी लोग, और इसके बाद उत्तर दे करके अपने ज्ञान को जानिए, परखिए, सोचिए। ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करें कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। फिर आपको इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा ख्याल है कि सभी लोगों का उत्तर आ चुका होगा। अब आइए जरा इसके बारे में व्याख्या हम लोग करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। पहली बात यह है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह क्या हुआ था। 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह आप देखेंगे कि विद्रोह शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? INS तलवार से शुरू हुआ था। इस पे किया हुआ था BC दत्त नामक एक व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के नारे को लिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह विद्रोह पहले से भड़क रहा था और उसमें आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों की जो सोच थी ना, बहुत ही घटिया किस्म की थी। और उसमें आप देखेंगे कि सैनिकों के साथ जो उनके साम्राज्य को सुरक्षा करने में अपना योगदान निभाते थे, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उनके साथ नस्लवादी और भेदभाव की टिप्पणी की जाती थी। नस्लवाद का सहारा लेकर के ये लोग क्या करते थे कि उनके साथ भेदभाव करते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि नस्लवाद और भेदभाव करते थे और उनके साथ जो है कि अब जैसे देखते हैं ना कि आज भी अंग्रेज हमको बहुत कुछ विरासत में गंदगी दे करके गए हैं और वो गंदगी आज तक फर्जी थी ना कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी इसका मतलब है कि अंग्रेज बहुत सारी गंदगी दे करके गए और हम लोग इतने मूर्ख किस्म के हैं कि हम लोग उसी को फॉलो करते चलते चले जा रहे हैं। यानी उनकी गंदगी को भी हम लोग क्या करते हैं कि वो आज भी देखते हैं कि इस प्रकार का भेदभाव होता है। हरियाणा का सैनिक अपने आप को कुछ और समझेगा, उत्तर प्रदेश का सैनिक कुछ और समझेगा, अनेक प्रकार के रेजिमेंट हम बना के रखे हैं। तो इसका मतलब है कि जो नस्लवादी भेदभाव है उसमें आप देखते हैं कि उसको फॉलो किया जाता था। सैनिकों ने क्या किया कि इस बात की डिमांड किया, चूंकि सभी सैनिक अपनी जान की कुर्बानी देकर के अगर साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, तो जो भारतीय सैनिक थे उनको उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती थी जैसी आप देखेंगे कि मतलब एक अंग्रेज अफसर को मिलती थी। और यही कारण कि वो लोग इन लोगों के विरोध किया। फिर आप देखेंगे MS खान ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं और यह विद्रोह देखते देखते कई अन्य जहाज़ों पर यह भी फैल गया, अनेक जहाज़ों पर फैल गया, अनेक जहाज़ पर। और उसमें MS खान जो है कि आप देखेंगे उसका नेतृत्व करते हैं। बाद में इस समस्या का समाधान करने के लिए एक समिति बनाने की बात की गई, लेकिन इसके बाद देखेंगे जो भारतीय नेता अब उसमें चाहे आप जिन्ना को ले लीजिए और चाहे आप उसमें जो है कि पटेल को ले लीजिए, इन दोनों नेताओं ने क्या किया था? इन दोनों नेताओं ने इस बात की चर्चा किया कि मतलब इस सैनिकों का समर्थन नहीं किया और इन सैनिकों के समर्थन न करने से आप देखेंगे कि एक जो है कि फिर बाद में इसको इन नेताओं ने आत्मसमर्पण करा दिया और इस प्रकार से विद्रोह क्या हो गया? अंत हो गया। तो अगर कभी आपसे सवाल पूछे तो इसमें INS तलवार के बारे में चर्चा आप कर सकते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 14वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है।
इसमें कह रहा है आपसे कि 23 जनवरी 1948 को जिसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपने जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। यानी इसका मतलब है कि ये उनके जन्मदिन की बात है। और आपको मैंने इसके पहले चर्चा करके बताया था कि 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उसी पर टिप्पणी, यानी इसका मतलब कि उनकी बर्थडे मनाई जा रही होगी। उसी समय एक लीडर हमारे थे जिन्होंने टिप्पणी की थी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, भूलाभाई देसाई थे, महात्मा गांधी थे, मौलाना आज़ाद थे। थोड़ा प्रश्न जटिल है, चूंकि कमेंट के सवाल जब भी आते हैं तो थोड़े जटिल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि 14 जनवरी 1848 को किसने इस प्रकार की बात को कहा था। तो जरा एक बार आप लोग इसकी बारे में समझिए और इसका उत्तर मुझको दीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताता हूँ कि इसका व्याख्या क्या होगी, इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या होगा। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जल्दबाजी की तरफ हम लोग न बढ़ें और सही सटीक उत्तर दें। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का पर्याप्त उत्तर आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई समय नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये अलग है कि इसमें जो उत्तर आप लोगों का बिल्कुल बटा हुआ आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ किसी की नकल मत करिए, नकल करेंगे तो आपका उत्तर हो सकता है कि गलत हो जाए। आइए जरा देखते हैं, जो ये सम्मेलन हो रहा था उसमें देखेंगे महात्मा गांधी जो है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे थे और उन्होंने इस बात की चर्चा किया था। और वाकई में जो गांधी जी की कही हुई ये बात थी बिल्कुल सटीक थी। आप देखेंगे कि जब हम लोग उनकी आईएनए के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी जो है कि आज़ाद हिंद फौज की चर्चा करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की जब चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के, सबसे बड़ी बात क्या थी, आपने देखा था कि महिलाओं की एक रेजिमेंट इन्होंने बनाया था। अब सोचिए कि इनकी सोच कितनी उत्कृष्ट प्रकार की रहेगी। यानी अब सोचिए कि हम महिला रेजिमेंट कब बनाए, बहुत बाद में बनाए हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही महिलाओं की अपनी एक सेना में शामिल कर लिया। और आपने देखा था कि कैप्टन लक्ष्मी जो सहगल थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो आप देखेंगे, सहमी सहगल, आप देखते हैं कि उसके नेतृत्व किया था। और आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई ब्रिगेड इन्होंने बनाई थी। और आप जानते हैं ब्रिगेड बना करके इन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। क्या देखा था? 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ, उनकी वर्षी मनाई जा रही है। उसी के बाद आप देखेंगे कि सेना में अनेक संप्रदाय के, अपनी सेना में अनेक धर्मों के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को क्या किया था, संप्रदाय के लोगों को इन्होंने शामिल किया था। उसमें आप कैप्टन ढिल्लो से लेकर के आपने देखा शाहनवाज खान से लेकर के, और इसमें जो है कि आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के लोगों को शामिल करने की कोशिश किया था। तो क्या कर रहे हैं कि सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपने जीवन देश पर न्यौछावर किया। आप देखते हैं कि जब 1945 में उनका जहाज ताइबेकू हवाई अड्डे से उड़ता है तो वो वहाँ से ख़त्म हो गया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं थी। और संकीर्णता और भेदभाव, देखिए गांधी जी से क्या है, गांधी जी से इनका विरोध था, सुभाष जी का गांधी जी से क्या था, वैचारिक विरोध था, लेकिन मतभेद तो था लेकिन मनभेद नहीं था। और जब आपने देखा था कि उन्होंने जब वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जो है कि जब आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो क्या कहा था उन्होंने, तो उन्होंने उस समय कहा था कि बापू मैं आपके इस युद्ध को छेड़ने के लिए आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इतने सारे मतभेद होने के बाद भी आप देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी से परमिशन लेकर के और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो कहने कि संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव का कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबके साथ समान व्यवहार करते थे। इसका मतलब है कि गांधी जी की ये कही गई जो बात है वो बिल्कुल सटीक और सही रूप में आप इसको देख सकते हैं।
और इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सटीक उत्तर क्या है? गांधी जी हैं। आइए जरा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमसे क्या करा है और इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा कि बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कम्युनिटी प्रथा का तात्पर्य क्या है। यानी आप देखेंगे कि बिहार और बंगाल में एक प्रथा प्रचलित थी जिसको हम कम्युनिटी प्रथा कहते थे। एक सामाजिक प्रथा थी, एक धार्मिक कृत्य था और बंधुआ मजदूरी का एक रूप था, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था थी। तो आपको बताना है कि बिहार और उड़ीसा में एक प्रथा जिसको हम कम्युनिटी प्रथा के नाम से जानते हैं, वो कम्युनिटी प्रथा क्या थी, ज़रा इसको आप लोग बताने की कोशिश करिए। फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। ये भी सवाल थोड़ा कठिन है, तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कुछ नए नए सवाल आप लोगों को मिले और नए नए प्रश्नों पर आप लोग विचार करिए और नए नए प्रश्नों पर विचार करके उसका उत्तर देने की कोशिश करिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उत्तर देने में बिल्कुल एक प्रकार के क्या है, आप उत्तर देने में सक्षम रहें। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों का पर्याप्त उत्तर आ गया होगा। जब पर्याप्त उत्तर आ गया होगा तो आइए मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। जैसे आप देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी, जैसे आपने प्राचीन इतिहास में वृष्टि के बारे में चर्चा किया था, तो खैर ये तो समाज से संबंधित था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपको दिया तो उसमें बंधुआ मजदूरी है। इसमें आप देखेंगे कि लोगों को जो है कि क्या करना पड़ता था, बेगारी करनी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? बेगारी के रूप में करना पड़ता था। जो उस समय के संभ्रांत लोग थे वो अपने यहाँ बुला करके उसको बेगार करवाते थे और उसके बदले उनको कोई भी वेतन या उनको आप देखेंगे कोई भी मजदूरी आपको प्राप्त नहीं होती थी। तो इस प्रथा को हम कम्युनिटी प्रथा के नाम से जानते हैं और वो बिहार और उड़ीसा में अभी भी देखते हैं कि बिहार में इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। आइए जरा आज के आगे चलते हैं और आज के 16वें प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आज का 16वां प्रश्न हमसे क्या करा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहे कि भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी आपको फिल्ट्रेशन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्यों आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि W.C. वुड, लॉर्ड मैकाले, J.S. मिल और लॉर्ड कॉर्नवालिस। वैसे ये प्रश्न बड़ा आसान है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस प्रकार की चीज़ों को लेके हम चलते हैं, क्योंकि इससे कई बार सवाल आपसे पूछा गया है और यही कारण कि जब कई बार आपसे सवाल पूछा गया है तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को लेके चलना चाहिए। और इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या अगर मैं कर दूंगा तो जो आपके मन में शंका होगी, जो आपके मन में थोड़ी सी शंकाएं होंगी, उसको दूर करने में हमको मदद मिलेगी। तो सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, सभी लोग इसका उत्तर देने की कोशिश करिए, सभी लोग, और तेजी से उत्तर दीजिएगा, तेजी से। चलिए, यहां तक हो गया होगा, सबका उत्तर आ गया होगा। अब इसकी मैं व्याख्या थोड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों के जो वैसे उत्तर सबका सही आया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत है और लॉर्ड मैकाले का, ये क्या है? ये शिक्षा से संबंधित एक उनका सिद्धांत था। शिक्षा से संबंधित इनका सिद्धांत है और जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी, टू डाउनवर्ड थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें था क्या, चूंकि आप देखेंगे कि जब अंग्रेज जो है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, तो आधुनिक शिक्षा पद्धति को लागू करते समय वो आप जब मैंने कहा कि कभी मैं एक क्लास दो क्लास कम से कम लूँगा जो शिक्षा नीति से संबंधित होगी, ताकि हम अंग्रेजों के लागू करने वाले शिक्षा पद्धति को समझने में सफल रहें। तो जब उसमें इसको लागू करने की कोशिश की गई तो उसमें अगर देखा जाए तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाया था। 1833 के चार्टर एक्ट में उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया और उसी समय आप देखेंगे
कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के क्या थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर देखा जाए, विलियम बेंटिक अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। अब चूंकि अखिल भारतीय स्तर के गवर्नर जनरल बन गए थे, इनसे कहा गया कि भारतवर्ष में शिक्षा को लागू करने की पद्धति पर आप क्या करिए, व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा ठीक है। फिर इनके सलाहकार के रूप में अगर देखेंगे तो मैकाले को उसने नियुक्त किया और उसने वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत को दिया। इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत में था क्या, यानी ये सबको शिक्षित करने के पक्ष में नहीं था, सबको शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था, बल्कि कहा था कि क्लर्क के रूप में क्लर्क पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसने कहा कि अगर हम लोग कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे तो उसी से छन करके जो शिक्षा जाएगी उससे लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि सभी वर्ग को शिक्षित न करके बल्कि एक खास तबके को शिक्षित करना था, ताकि कंपनी से संबंधित जो काम है, कंपनी से संबंधित जो काम है, उस कंपनी से संबंधित काम को ये लोग कायदे से देख पाएँ। तो इसका मतलब उसी को हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत, यानी जो ऊपर से लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो धीरे धीरे जब रेस करके आएगा तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर लोग शिक्षित हो जाएंगे। और ये जो है कि लॉर्ड मैकाले जो था वो बिल्कुल कट्टर और घोर पश्चिमीवादी विचारधारा का था। और उसमें आप जब हम लोग कभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि शिक्षा पद्धति को लेकर के दो समूह बटेंगे, एक प्राच्यवादी, एक पाश्चात्यवादी। बाद में वो देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया गया और भारत में इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। तो उसी को जब आगे कभी हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसका व्याख्या आपसे करूंगा। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 17वें प्रश्न पर देखते हैं कि 17वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और इसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष देसी भाषा प्रेस अधिनियम, इसी को हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं, किया था। 1884 में, 1875 में, 1882 में, 1878 में। तो मेरा ख्याल है कि सभी लोगों का उत्तर इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है कि पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। और इसके बाद जब पता नहीं कितनी बार पूछा गया है तो निश्चित रूप से जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक आना चाहिए। और जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ाऊँगा आपको तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रा सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है और इसको कैसे हम लोग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग उत्तर बताने की कोशिश करिए, सभी लोग उत्तर बताइए और सभी लोग उत्तर बता के अपने ज्ञान को समझने की कोशिश करिए। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध ये है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे जो है कि क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और इसके बाद लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उसका बेनिफिट हम लोगों को आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं लाभ हम लोगों को मिलेगा और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी सूचना हमको मिलेगी और उसका बेनिफिशियल हम लोगों को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगी। आइए, आप लोगों ने उत्तर आपने दे दिया होगा, आइए मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। ये जो है कि इसका जो सबसे सटीक और सही जो उत्तर है, आप कहेंगे कि 1878 का, इसी को हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से देसी भाषाई। तो ये कब लागू किया गया? तो पहली बात ये है कि जब आप लीटन को, मैं आपको पढ़ाऊँगा लीटन को, तो उसी काल में 1878 में इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इसने क्या किया था, लागू किया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू करके इसको हम भाषाई प्रेस अधिनियम कहते थे, यानी अंग्रेजी भाषा के अलावा जो समाचार अन्य भाषा में छपते थे, अन्य भाषा पे, उसके ऊपर इसने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया, यानी प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिया। और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद आप देखेंगे कि कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो इनके इस भाषाई प्रेस अधिनियम से क्या हो गया था, मतलब बच गया था। तो कौन सा था? तो आप कहेंगे कि भाषाई प्रेस अधिनियम से बचने वाला
अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका के रूप में आप देखेंगे। और उसमें देखेंगे कि रातों रात इस समाचार पत्र ने क्या किया था, अपनी बंगाली जो भाषा में छपती थी, बंगाली से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी भाषा को रातों रात इन्होंने अंग्रेजी में कर लिया। और इस प्रकार से देखें कि जो समस्या एक भाषाई के आधार पर लगने वाली थी उसको, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सोम प्रकाश इसका शिकार हो गया, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो इसका शिकार हुआ और उसके ऊपर आप देखेंगे कि प्रतिबंध लगा करके उसको क्या किया गया था, उसको जो है कि आप देखेंगे कि रोक लिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि आज के 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था, डी था। और मुझे लग रहा है कि जितने भी सवाल आपसे पूछ, देखिए लीटन से पूछेगा, ये आपका आ गया, अंग्रेजी भाषा पर नहीं था, शेष भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर था। अमृत बाजार रुक गई, इसके बाद बंगाली में छपती थी, अंग्रेजी में हो गई। सोम प्रकाश का शिकार, बहुत से सारे समाचार पत्र के शिकार हुए थे, लेकिन मानक रूप में आप देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें आपकी चर्चा की जाती है। तो आज का 17वां प्रश्न है और आज का यह आपका अंतिम प्रश्न है। और आइए जरा देखते हैं कि आज का अंतिम प्रश्न हमसे क्या करा है और उसका सही और सटीक उत्तर क्या है। कह रहा है आज के अंतिम प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था। आपको ध्यान देना है, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और वारेन हेस्टिंग। यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा था अंग्रेजी के अतिरिक्त, यानी कई भाषाओं को जानता था। अंग्रेजी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को, बहुत सारी भाषाओं को जानता था, वो गवर्नर जनरल कौन है। सर शोर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या आपसे कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए, सटीक उत्तर बताइए और इसके बाद इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगा और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हम इसमें शामिल कर सकते हैं और जिसके आधार पर आप अपने ज्ञान को, ज्ञान के पिटारे में उसको शामिल कर सकते हैं। तो जरा सभी लोग इसका उत्तर दीजिए और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा आपके सामने, ठीक है। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, तो सभी लोग जरा इसका उत्तर बताइए कि इसका सबसे सटीक और सही उत्तर क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पर्याप्त टाइम मिल गई है, जितनी पर्याप्त टाइम मिलनी चाहिए उतनी पर्याप्त टाइम आपको मिल गई है और आप लोगों ने उत्तर इसका दे दिया होगा। आइए इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताता हूं और सभी बच्चों से फिर से एक बार अनुरोध करता हूं, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। जब मैं इतने गंभीरता से आपके आकर के पढ़ाता हूं तो निश्चित रूप से आपका एक नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप अधिक से अधिक व्यक्तिगत इस अभियान को अपने स्तर पर लेकर के और बताने की कोशिश करिए। और आगे चल कर के मैं निश्चित आपसे आश्वासन देता हूं कि अगर सारी जो है कि आप पुस्तकों का या सारी जो है कि आपके जीएस के जितने भी कोर्स सब्जेक्ट हैं, विषयों का अगर इसी प्रकार से काम हम लोग कर ले गए तो हम लोग एक बेहतरीन कॉम्पिटिटिव बन करके देखेंगे। आइए जरा देखते हैं इसमें कौन है। इसमें वारेन हेस्टिंग इसका उत्तर सबसे सटीक सही है, क्योंकि ये क्या था, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह प्राच्यवादी था, प्राच्यवादी था। और इसके काल में आप देखेंगे कि भारतीय भाषाओं के डेवलपमेंट करने में अगर आप देखेंगे तो कई बार जो है कि इसने अपनी भूमिका निभाई थी। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि विल्किंसन से लेकर के, अभी आपने देखा था कि विलियम जोन्स साहब थे, विलियम जोन्स साहब, तो उन्हीं इनके सलाहकार के रूप में थे। तो इन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना किया। और उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कहीं न कहीं अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना करके अनेक भाषाओं का इसने क्या किया था कि इसने बंगाली व्याकरण भी लिखवाई थी, बंगाली व्याकरण लिखवाया था, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक लोगों को क्या किया जाए, इससे जोड़ा जाए। और जो कि जब इनके साहित्यों को हम पढ़ेंगे तो साहित्यों को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उसने क्या किया था, साहित्यों को पढ़ने के बाद उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। अभी जब मैं आपको शिक्षा के बारे में कर रहा था तो
तो जो कलकत्ता मदरसा था, कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना इसीलिए फारसी भाषाओं का अध्ययन करने के मदरसा की स्थापना किया था। तो अनेक विल्किंसन से लेकर के विलियम जोन्स से लेकर के अनेक लोगों को आमंत्रित करवा करके आप देखेंगे कि ये क्या करा था कि अनेक प्रकार की भाषाओं के बारे में अध्ययन करके और उसके बारे में अध्ययन करके और चर्चा करके इसको बताने की इसने कोशिश किया था। तो ये माना जाता है कि इसको सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की जो भारतीय भाषाएं थी वो उसको जानता था, उसमें इंटरेस्ट भी लेता था, पढ़ता भी था। तो देखिए जो अब जैसे अब देखो कुछ मूर्ख किस्म के आते हैं, कहते हैं कि भाई आप कैसे सभी चीज़ जानने लगे। अरे मूर्ख कहीं का, जो है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, जो समझदार होता है, वो हर चीज़ों को पढ़ता है और हर चीज़ों को पढ़ने के बाद उसको बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करता है। और जो है कि सिर्फ एक एक विषय के बारे में थोड़ा कोई करता है। तो जो योग्य व्यक्ति होता है उसकी समझ सभी विषयों पर उसकी पकड़ ठीक ठाक होती है। और यही कारण है कि वह व्यक्ति एक, अब देखिए कि यहाँ पर आने के बाद माना तो ये तो लगभग 17 भाषाओं का जानकार व्यक्ति था ये, यानी बहुत योग्य व्यक्ति था ये। तो इसका मतलब ये है कि अनेक भाषाओं के से हमारे जो है कि आप देखेंगे राजा राम मोहन साहब थे, वो भी ऐसे ही थे। वो अनेक प्रकार की, मतलब है कि अंग्रेजी, फारसी, जो है कि संस्कृत, इसके बाद जो है कि हिंदी, बंगाली, यानी अनेक हिब्रू भाषा। तो माना जाता है कि वो कई प्रकार की भाषाओं को, वो भी 17 प्रकार की भाषाओं के जानकार थे। और वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि उनके बारे में अगर देखा, मैंने कहा कि जेम्स मिल ने लिखा था कि अगर वो यहाँ पर होते तो शायद बहुत उनका जो कद काठी होती वो दूसरे प्रकार की होती। लेकिन हमारे देश में जो विद्वान व्यक्ति है उसको कोई नहीं पूछता है। मूर्खों के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उस पर काम आपको मिलता रहेगा और उनको पढ़ करके ज्ञान अपना बांटते रहेंगे। लेकिन अच्छे लोगों से क्या करेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आज के 18वें प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर क्या था, वारेन हेस्टिंग था। और इसका सटीक और सही उत्तर मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका मतलब प्रश्न का आज की तारीख का अंतिम सवाल था। तो आप लोगों को मुझे विश्वास है कि इससे बहुत बेहतरीन, बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा और आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार के ज्ञान से प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और एक समय जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मैं आपका जो मैंने सपना देखा है कि मैं जो इस स्टडी विद सक्सेस पॉइंट को जो मैंने स्थापित किया, फाउंड किया है, तो मेरी योजना है कि आगे चल करके मैं यहाँ से अनेक बच्चों को सफल कराऊं। तो उस मुहिम में, उस अभियान में आप लोग मदद करिए और अधिक से अधिक लोग जुड़िए और बेहतरीन इस प्रकार के गंभीर नॉलेज को प्राप्त करिए। अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अब विदा लेने की कोशिश करता हूं, ताकि जो है कि विदा लेने की कोशिश करता हूं और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेकर के नमस्कार बोलता हूं और आप शुभ रात्रि।